गुड इवनिंग, कैसे हो सब भाई। शुरू करें, चलिए आज अपनी अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं वेक्टर की। मगर कल जो चर्चा हुई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने डीएसए किया होगा। और अब डाउट आएंगे और वो डाउट तुम लोग मुझसे पर्सनल विंडो पे पूछ ही रहे हो। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और पहले ये देखते हैं अपन कि आज अपन लोग चर्चा क्या करने वाले हैं। बेसिकली आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो अपन इसमें बात करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर की। इसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आज बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। और ऑब्वियसली फिर अपन लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो बेसिकली आज का अपनी क्लास का जो मेन मोटो है, मेन एजेंडा है, वो इन तीन चीजों पे टिका हुआ है। पहले तो इंट्रोडक्शन की भैया होता क्या है हमारे पास वेक्टर, फिर दूसरी बात कि भैया कितने तरह का होता है हमारे पास वेक्टर, फिर तीसरी बात कि भैया एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है ये कितने तरह से हो सकता है और कौन से लॉ पर अपन अभी काम करने वाले हैं, और फिर इसका डीएसए तुम्हें मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो अब अगर अपन देखें तो लास्ट कक्षा में मैंने तुमसे कहा था ग्राफ। जब अपन ग्राफ की बात कर रहे थे तो उस केस में ग्राफ हमको क्या बता रहा था भाई, y और x के बीच में रिलेशन। पहले तो रिलेशन बिटवीन y एंड x। फिर हम लोगों ने कहा था कि ग्राफ हमको क्या देता है, स्लोप। और स्लोप को अपन लोगों ने कहा था स्लोप मतलब डिवीजन। और इसके साथ हमने इसको कहा था कि ये होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, या फिर इसको अपन लिख रहे थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसको अपन लिख रहे थे टेन थीटा टेन ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन विद द पॉजिटिव बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो थीटा था एंगल। इसके अलावा अगर अपने पास वेरिएबल होता था तो अपन उसको dy बाई dx भी लिखते थे। ये सब अपने पास क्या है, स्लोप दिखने का तरीका है। और स्लोप मतलब डिवीजन। किसी भी ग्राफ से क्या मिलने वाला है उसकी स्लोप से, तो दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्राफ से क्या मिलने वाला है। अब अगर अपन देखें तो इसके अलावा अपन को यहां पर एक चीज और थी जो देखनी थी, वो क्या था, एरिया। हाय एकांशी, अगर अपन एरिया की बात करें तो बेसिकली मैंने क्या सिखाया था कल की क्लास में, एरिया मतलब प्रोडक्ट। एरिया मतलब प्रोडक्ट, यानी कि x और y एक्सिस पर जो भी है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है। तो कल की चर्चा बेसिकली ग्राफ पर हुई थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, इंटरप्रिटेशन की बातें करी थी, और एक मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी दिया था। आई होप ट्राई किया होगा, और नहीं किया तो पहले ट्राई करो, उसके बाद मुझसे आंसर की उम्मीद करो, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तो आज की जो चर्चा होने वाली है अपनी, वो चर्चा होने वाली है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। और स्केलर और वेक्टर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बिल्कुल आराम से गहरी सांस लो और समझो। मुझे पता है कि अपन अभी 11th क्लास में ही आए हैं, तो इसीलिए हर चीज को समझना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मास क्या है, मास, तो इसका मास, तू उबासियां मार रही है मेरा पेन देख के, हैं आलसी कहीं की। चलो अब सुनो, अगर अपन देखें तो इसका मास कितना है, तो इसका मास है मेरे पास, सपोज करिए यहां पर 100 ग्राम, 125 ग्राम। अब अगर मैं इसको अमेरिका लेके जाऊं तो भी इसका मास 125 ग्राम ही आएगा। मैं इसको स्पेस में लेके जाऊं, मास की बात कर रहा हूं, तो भी 125 ग्राम ही आएगा। यहां पर मेरे पास एक इंक की बॉटल है और इसमें लिखा हुआ है कि ये 20 ml की इंक है। अब ये 20 ml इसका वॉल्यूम है। चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे यहां ले जाऊं, चाहे स्पेस में ले जाऊं, इसके अंदर का वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। इसका वॉल्यूम कितना रहने वाला है, इसका वॉल्यूम आपका रहने वाला है 20 ml, 20 ml ही रहने वाला है। मगर अगर अब मैं आपसे ये बात करता हूं कि सपोज करिए भाई ये मेरे पास इंक की बॉटल है। अब इंक की ये मेरे पास बॉटल है, मुझे इसको उठाना है। अब मैं इसको उठा रहा हूं, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, फोर्स तो लगा रहा हूं मगर उठ ही नहीं रही। क्यों नहीं उठ रही है भाई, फोर्स तो लगा रहा हूं मैं मगर ये बॉटल ही नहीं उठ रही है, क्यों नहीं उठ रही। अब मैं बोल रहा हूं फोर्स लगाया, बॉटल उठ जा, बॉटल तो गिरने को तैयार है मगर उठने को तैयार नहीं है। मैंने बॉटल से कहा बॉटल गिरना नहीं, उठ जा उठ जा उठ जा, बॉटल उठ ही नहीं रही। अब आप अगर यहां पर जब आपको उठाना है तो फोर्स लगाना है, वो तो समझ में आया, मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मैंने यहां फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड है इसके पास, मेरे हाथ में लगी। मगर क्या मेरे पास डायरेक्शन थी साथ में, क्या मैंने इसको एक डायरेक्शन दी,
क्या मैंने इसको ऊपर की तरफ लगाया, अब लगाया तो उड़ गई, और अगर मैं नहीं लगा रहा था ऊपर की तरफ फोर्स तो ये नहीं उठ रही थी। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आज तक तुमने जो पढ़ा है 1 + 1 2, 5 + 9 14, ये सब स्केलर अलजेब्रा थी, स्केलर के साथ डीलिंग करी है आपने, स्केलर के साथ डीलिंग करी है, और सालों से आपने स्केलर के साथ डीलिंग करी है। इसीलिए हमें बहुत मेहनत के साथ अब वेक्टर की चीजें सीखनी है। समझ में आ रहा है एकांशी क्या कह रहा हूं मैं? हमको अब वेक्टर की चीजें बहुत मेहनत से सीखनी है। अब अगर मेरे को यह क्लियर है कि यार एक फिजिकल क्वांटिटी से स्केलर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, टाइम स्केलर है, मगर अभी मैंने आपसे क्या बात करी, फोर्स, जैसे कि मेरा वेट, अब मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, है ना, डिपेंड करेगा वहां के जी पर। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं मैं स्पेस में चला जाऊं तो मैं तो वेटलेस हो जाऊंगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, वहां ग्रेविटी या फिर अपन वहां पर ऐसा कहें कि वहां फ्री फॉल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरा जो वेट है वो 0 हो जाएगा, मेरे को फील ही नहीं होगा अपना वेट। वेट मतलब फोर्स, जिस फोर्स से ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है। तो वेट एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। यहां पर आप देखो वेलोसिटी, ये वेक्टर है। अगर मैं आपसे कहूं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स ही है, तो फोर्स है तो वो वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? वेक्टर के लिए कंडीशन है हमारे पास कि इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ में यहां पर एक चीज और ऐड करेंगे अपन, और वो चीज है प्लस, ये तो होना ही चाहिए, प्लस ऑल्सो फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या है, ये आज से अपन पढ़ना शुरू करेंगे, अपन सीखना शुरू करेंगे। मगर क्या होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब कि अगर आप गए पापा के पास और पापा गुस्से में हैं, तो आप जाके कुछ भी बोलो, वहां से डांट ही पड़ने वाली है। तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड रख के बैठा है, डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात बताओ, बुरी बात बताओ, आज पापा गुस्से में है, आज तो अपनी पिटाई होना तय है। मगर अगर मैं यहां पर बात करूं कि भैया वेक्टर है, मतलब वो बोलेगा मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है, मेरे पास डायरेक्शन भी है, मगर साथ में मैं वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करूंगा। वेक्टर अलजेब्रा पर एक क्वेश्चन उठा कि भैया वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है, तो वेक्टर में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन की बात नहीं करते वेक्टर में। अब जैसे देखो 2 + 2 होता है 4, मैं 2 + 2 0 पर प्रूफ कर सकता हूं, करके दिखाऊं 2 + 2 0, बताओ, बोलो एकांशी, करूं क्या? तुम लोग बोलो जरा मुझे चैट में कि आज तो बाबा जी प्रूफ कर दो 2 + 2 = 0। मैं 2 + 2 0 प्रूफ कर दूंगा, मैं 5 + 5 0 प्रूफ कर दूंगा, मैं 10 + 10 0 प्रूफ कर दूंगा, मैं 20 + 20 0 प्रूफ कर दूंगा। करके बताऊं क्या प्रूफ? देखो बताता हूं, करके प्रूफ बताता हूं। अगर अपन यहां पर समझें तो मैंने यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स 2 न्यूटन का, एक ने मुझे इधर लगाया फोर्स 2 न्यूटन का, एक ने 2 न्यूटन इधर खींचा, एक ने 2 न्यूटन इधर खींचा। मैं कहां जाने वाला हूं? मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब है मेरे पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? 0, क्योंकि मैं तो वहीं हूं जहां था। 2 न्यूटन इधर था, 2 न्यूटन इधर था, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो 2 + 2 0 हो गया ना। अगर किसी ने मुझे 5 न्यूटन लगाया होता ना वेरी स्मार्ट एकांशी है, 2 + -2 = 0 है, शानी। चलो ठीक है, अच्छा दिमाग लगाया वैसे। चलो तो ये 2, ये अपन आगे दिमाग लगाएंगे ये वाला। डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट, डायरेक्शन मैटर करती है किसके पास? वेक्टर के पास। अच्छा, अब अगर अपन देखें, मुझे पता है कि तुम लोग उस साइड बहुत हंस रहे हो, चलो अब अपन देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, फिर अपन उस पर आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी और बताऊंगा वेक्टर स्केलर के बारे में। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर अपन, तो यहां पर हम लोग देखें तो हमारे पास एक तो होता है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली अपन वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? सिंबॉलिकली अपन वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, ए के ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, ये ए वेक्टर है। या फिर आप इसको दिखा सकते हो ऐसे, ए के ऊपर अगर आपने बार ऐसी डंडी भी खींच दी, अपन आलसी आदमी अपन ऐसी बनाते हैं, तो ये ऐसा बना देते हैं, इसको भी वेक्टर बोलते हैं। या फिर अगर आपको टाइम पास करने का है, मतलब आपके पास बहुत टाइम है
और आपको अब टाइम पास करना है तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप बोल्ड कर देते हो। अगर कोई चीज बोल्ड है इसका मतलब है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप इनमें से किसी भी तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सिंबॉलिकली है। ठीक है, अब अगर अपन देखें इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका, हाँ बिल्कुल है। अभी अपन ग्राफिकली बात करते हैं, ये तो सिंबॉलिकली बात करी, ग्राफिकली कैसे करें। सो ग्राफिकली कैसे करें, ग्राफिकली करने के लिए कुछ नहीं करने का, सिंपल कैसे, ऐसे। ये अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो जो लेंथ होती है उस वेक्टर की, दैट लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। अपन ग्राफिकली बहुत कम करते हैं बट फिर भी ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन 5 न्यूटन, 6 सेंटीमीटर की लाइन 6 न्यूटन, स्केल बना देते हो आप। तो आपकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। और यहां पर जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है ये, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। सो एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं बताने वाला हूं आपको और थोड़ा सा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। A vector is a quantity that has both direction as well as magnitude and also follow vector algebra. ये भी ऐड कर लेते हैं इसमें, also follows vector algebra। वैसे नेक्स्ट पॉइंट में आ गया बट फिर भी, फॉर स्केलर्स नॉर्मल रूल्स ऑफ एल्जेब्रा आर एप्लीकेबल, फॉर वेक्टर्स ओनली वेक्टर एल्जेब्रा इज एप्लीकेबल। वेक्टर एल्जेब्रा में अपन सीखेंगे, अभी वेक्टर एल्जेब्रा आपने सीखी नहीं है, वेक्टर एल्जेब्रा अपन लोग सीखेंगे तो अपनी और अच्छी हो जाएगी। तो यार बीच बीच में ना हाँ ना बोलते रहा अगर मुझसे, है ना, तुमसे हाँ ना बोलती रहती है ना, तो मुझे याद रहता है कि तुम जाग रहे हो, मैं भी जाग रहा हूं, है ना। चलो, स्केलर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। जैसे कि वही है, 2 न्यूटन का फोर्स है, ऊपर की तरफ लगाया तो ऊपर जाएगी चीज, 2 न्यूटन का फोर्स है नीचे लगाया तो नीचे की तरफ जाएगी ना चीज। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से मगर डायरेक्शन बदल गई तो, इसीलिए वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन भी है साथ में मैग्नीट्यूड भी है। अब अगर अपन देखें स्केलर क्वांटिटी, ये द रिजल्टेंट ऑफ 2 स्केलर्स इज ऑलवेज स्केलर। 2 स्केलर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो वो हमेशा स्केलर ही देगा। वेक्टर के केस में ऐड करने पे तो वेक्टर आएगा, मगर मल्टीप्लाई करने पे 2 वेक्टर के जरूरी नहीं है कि वेक्टर ही आए। वेक्टर इनटू वेक्टर कैन बी स्केलर और कैन बी वेक्टर। वेक्टर में 2 तरह के प्रोडक्ट होंगे, आगे जाके अपन सीखेंगे कि अगर आप 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि क्या हो जाए, वो हो जाएगा आपके पास आउटपुट स्केलर। वो हम बताएंगे कैसे पता चलता है हमको, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें यहां पर तो एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा अपन ने बात कर ली। इसकी क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स अपन ने अभी बात कर ली। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको 2 एक्सेप्शंस बताना चाहता हूं, मैं आपको अब 2 एक्सेप्शंस बताना चाहता हूं। है ना, 2 एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास वो समझो जरा। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर है, तो देखो भाई यहां पर पहला एक्सेप्शन है अपने पास, ये बहुत एग्जाम्स में आया है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इसको लिखना और समझना। करंट, करंट के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, बट डू नॉट फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा, डू नॉट फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा। और इसीलिए जो हमारे पास करंट है वो करंट क्या है,
करंट हमारे पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। मगर इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यस यस, यू कैन, बिल्कुल। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज स्केलर, है ना। चलो, इसके बाद अगर अपन देखें यहां पर, तो ये अपने पास आता है बच्चे प्रेशर। अगर मैं आपसे प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर ये हो गया P। अब प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर के पास बेसिकली अपने पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, बट अगेन ये भी डू नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। और अगर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा तो इसीलिए ये चीज भी क्या बन गई मेरे पास, दिस इज ऑल्सो स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर। सो अब मेरे पास दो एक्सेप्शंस थे, मैंने एक्सेप्शंस पर भी आपसे चर्चा कर ली, ठीक है। सो दो एक्सेप्शंस अपने पास थे, दोनों एक्सेप्शंस पर अपन ने चर्चा कर ली, डिस्कशन कर लिया कि भैया ये स्केलर होते हैं कि वेक्टर होते हैं। दोनों अपन को पता चल गया कि दोनों स्केलर हैं, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास डायरेक्शन है। मगर फिर ये स्केलर क्यों है? उसका रीजन ये है कि ये फॉलो नहीं करते हैं वेक्टर अलजेब्रा को, इसीलिए ये हमारे पास स्केलर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की जब अपन चर्चा करेंगे तो यहां पर दो चीजें आती हैं बेटे। एक चीज है को इनिशियल वेक्टर। पहला, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इनका डायरेक्शन क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट व्हाट आई मीन इज इनकी डायरेक्शन, दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर ये सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे पास को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके बाद बस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्शन की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने पास दूसरा टाइप आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका प्लेन सेम हो। मतलब कि मैं यहां पर एक वेक्टर ये बना दूं, एक वेक्टर ये बना दूं, एक ये बना दूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मैं कितने भी बना दूं, इस बोर्ड के ऊपर मैं जितने भी वेक्टर्स बनाऊंगा वो सब के सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्यों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं? क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और वो सारे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करते हैं वो कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। भाई अगर मैं इस बोर्ड पर ये ऐसा बनाऊं, ये ऐसा बनाऊं चलेगा, ऐसा बनाऊं चलेगा, ऐसा बनाऊं चलेगा, ऐसा बनाऊं चलेगा, इधर बनाऊं, उधर बनाऊं, इधर बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, मगर अगर ऐसा बना दिया तो ये कोप्लेनर नहीं है, अगर ऐसा बना दिया तो कोप्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन में नहीं है। तुम अपने कॉपी के एक पेज के ऊपर, क्योंकि वो एक प्लेन है, 2D प्लेन, तो उसके ऊपर आप जितनी भी लाइनें बना दो, कितने भी वेक्टर बना दो, वो सब कोप्लेनर हैं। मगर एक पेज ये लिया और एक पेज यहां है, तो इस पेज का वेक्टर इस पेज के वेक्टर के साथ कोप्लेनर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? क्लियर है बात, है ना। सो विच लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, इसीलिए इनको अपन कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। को वैसे भी साथ, है ना। अगर मैंने आपसे कहा कोलिनियर वेक्टर्स, इनके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। कोप्लेनर सेम प्लेन, को इनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट, को लीनियर, बताओ क्या होगा कोलिनियर का मतलब? क्या होगा कोलिनियर का मतलब? को मतलब सेम, लीनियर मतलब एक ही लाइन में आ जाए। अच्छा, वेक्टर की एक स्पेशलिटी होती है, जैसे कि सपोज करो ये एक वेक्टर है, मान लो मेरा हाथ एक वेक्टर है और ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर ये कहता है कि तुम मुझे नीचे ले जाओ, तुम मुझे ऊपर ले जाओ, तुम मुझे आगे ले जाओ, तुम मुझे पीछे ले जाओ, मुझे कहीं पर भी लेके जाओ, अगर मेरी डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं भी घूम सकता हूं। मगर अगर ये एक वेक्टर है और तुमने उसको ऐसे कर दिया तो ये वेक्टर दूसरा हो गया, वेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि तुमने उसकी डायरेक्शन बदल दी। फिर से समझो,
ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, हाँ पैरेलली, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं पैरेलली, हाँ, इसको मैं इधर ले जा सकता हूं पीछे, हाँ, इसको मैं आगे ले जा सकता हूं, हाँ, इसको मैं यहां पे ऐसे ले जा सकता हूं, हाँ, मैंने डायरेक्शन नहीं बदली है, पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर रहा हूं, मगर अगर मैंने इसको घुमा दिया तो भैया फिर ये वेक्टर बदल जाएगा। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई, यस 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 यस। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये मेरे पास एक और वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो क्या ये दोनों कोलिनियर हैं? यस दे आर कोलिनियर, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता कि भैया ये मेरे पास सी वेक्टर है, क्या ये भी कोलिनियर है? तो आप बोलते हां, द वेक्टर्स which can be arranged in a line, उन सबको वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखो इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसके पीछे ले जा सकता था, इसको इसके आगे लगा देता, कहीं पे भी लगा देता, बट मैं इन तीनों को एक लाइन में अरेंज कर सकता हूं, और अगर इन तीनों को एक लाइन में अरेंज कर सकता हूं तो ये मेरे पास कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, अगर ये बात भी क्लियर है तो अब अपन अगर देखें पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, बात करी थी ग्राफिकली, बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। इनकी जो, हां बिल्कुल बिल्कुल, तो भी है ना, तो भी। चलो अब ये देखो, अब अगर अपन यहां पर देखें समझें तो डायरेक्शन मस्ट बी सेम, पैरेलल वेक्टर है तो मतलब कि ए और बी पैरेलल हैं, जरूरी नहीं है इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं, मगर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे कि भैया ये कोलिनियर वेक्टर, सॉरी पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल है तो कोलिनियर होगा ही होगा। भाई पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम है, शिफ्ट करके एक लाइन में अरेंज कर ही सकते हो, तो वो कोलिनियर तो हो ही गया। तो कोलिनियर पापा है, उनके बच्चे हैं पैरेलल। और अगर आ जाओ तुम तो देखो भाई, जितने पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो सब कोप्लेनर होंगे ही, वो सब कोप्लेनर होंगे क्योंकि एक ही प्लेन में होंगे, है ना, मतलब कोप्लेनर दादाजी, फिर पापा कौन? कोलिनियर, कोलिनियर के बाद वैसे जरूरी नहीं है मतलब हर कोप्लेनर कोलिनियर हो, बट हाँ कोलिनियर अगर है तो कोप्लेनर होगा ही होगा, है ना। और अगर कोलिनियर है तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, मगर पैरेलल है तो कोलिनियर होगा ही होगा, क्योंकि पैरेलल वाले को तो आप एक लाइन में अरेंज कर ही सकते हो ना भाई। यस और नो? आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का। अब मैग्नीट्यूड को दिखाते कैसे हैं? तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए इसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में पैक कर देते हैं। ये जो दो बार हैं डंडे, ये बताना चाह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है। और साथ में यहां पर अगर अपन देखें तो अगर आप इसको बिना इसके भी ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपने वेक्टर का साइन नहीं लगाया तो भी वो मैग्नीट्यूड ही है, या तो वेक्टर का साइन लगाओ और नहीं लगा रहे हो तो मैग्नीट्यूड मान लेंगे हम उसको, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, ये हमने सीख लिया है। सो अगर आप देखो यहां पर तो इक्वल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, उन्हें हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। एक बार जरा अच्छे से देख लो और मुझे जरा जल्दी से बताओ कि कहीं मैं तेज तो नहीं भाग रहा हूं। बताओ भाई, मैं तेज तो नहीं भाग रहा हूं? सही चल रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का?
ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, समझ में भी आ रहा है। ओके अब चलते हैं आगे। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है, इसमें हमें थोड़ा सांस लेके चलना है, क्योंकि इसको हमें पूरे टाइम पढ़ने का है, इसको हमें बहुत पढ़ना है, क्योंकि अब जब भी अपन कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स्केलर वेक्टर की बातें जरूर होंगी, तो इसीलिए, और लोग बहुत बाद में पढ़ाते हैं, अपन सब कुछ पूरी वेक्टर अलजेब्रा एक बार पढ़ लेंगे और फिर इसको आगे जाके यूज करते रहेंगे। अब अगर अपन देखें एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी नाम ही है उसका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या कहना चाहता है भाई, मैग्नीट्यूड may or may not be same, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड may or may not be same but direction must be opposite, direction must be opposite, तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चा, अगर मैंने आपसे कहा एक ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो ये आपके पास हो गया एंटी पैरेलल है भाई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके पास एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है। ओके, इसके बाद जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो। अब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आर्बिट्री, क्यों, कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन, क्यों, और इसको बनाया क्यों, उसका कारण बताता हूं आपको। अगर आप दो फोर्सेस को ऐड करोगे तो एक फोर्स ही आएगा ना, अगर आप दो मास को ऐड करोगे तो मास ही आएगा ना, अगर दो मास को माइनस करोगे तो भी माइनस मास ही आएगा ना, शक्कर अपन ऐड करेंगे तो शक्कर का ही मास बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि शक्कर में शक्कर मिलाने पर वो नमक बन जाता हो, जो चीज है वही रहेगी। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आया क्यों, ठीक है, हाँ बेसिकली ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो जीरो वेक्टर है, मगर ये आया क्यों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हमने इसकी बात क्यों करी, उसका रीजन है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करो एक फोर्स है, एक फोर्स को उसके नेगेटिव से ऐड किया तो आंसर आ गया जीरो, मगर जिसको आप जीरो लिख रहे हो ये तो स्केलर है, दो वेक्टर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे स्केलर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, ये फोर्स है, ये फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, फोर्स तो वेक्टर होता है, नेचर थोड़ी ना बदल गया भाई। दो लड़के आपस में दोस्त हुए और जो उनकी दोस्ती थी वो मतलब जैसे ही वो दोस्त हुए लड़की बन गए, ऐसा होता है क्या, नेचर थोड़ी ना कोई बदलेगा, वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा, स्केलर है तो स्केलर ही रहेगा, हाँ या ना, यस। तो अगर ऐसा है तो उस केस में फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा भैया यहां पर एक वेक्टर बनाओ जिसका नाम होगा जीरो वेक्टर। तो अब आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया कि दो वेक्टर से वेक्टर ही आने वाला है। सो ये आपके पास जो नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है, ये बेसिकली इस टाइप सी चीजों को लिए बनाया गया। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई जीरो है, अब आप इस जीरो का मल्टीप्लाई ए वेक्टर में करते हो, ये स्केलर है, ये जीरो स्केलर है, मगर ये तो वेक्टर आया ना, तो आंसर वेक्टर आना चाहिए था, तो ये जीरो वेक्टर आएगा, है ना। इस स्केलर का मल्टीप्लाई करने से लेंथ पे फर्क पड़ता है वेक्टर की, अगर आपने किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा। भाई 5 न्यूटन था, डायरेक्शन इधर थी, मैंने 4 और बढ़ा दिया तो 9 न्यूटन हो गया, मैग्नीट्यूड बदला मगर डायरेक्शन नहीं बदली, है ना। सो स्केलर के आने से मैग्नीट्यूड बदल सकता है, लेंथ वाइज फर्क हो सकता है, मगर नेचर थोड़ी ना बदलेगा, इसीलिए ये जीरो आएगा, तो जीरो है, ठीक है। सो ये आपके पास मैंने जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई है आपको कि जीरो वेक्टर को एक्चुअली में हम जीरो मानकर क्यों चल रहे हैं और ले क्यों रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चा बोलता है अरे यार आप यार बताओ यार सर यार ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा लेते क्यों हैं, आपने यहां पे नल वेक्टर ले कहां से लिया, तो ले इसीलिए लिया, ठीक है। आ जाओ अब आगे, यूनिट वेक्टर, ओके। अच्छा, हमने कहा अगर मैं ऐसे करूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर की नीचे, मेरी हाथ को बताओ कहां जा रहा है हाथ मेरा, ऐसे जा रहा हूं मैं, हाथ कहां जा रहा है मेरा, ऊपर की नीचे,
बताओ, पहली कंडीशन है ना, ए कहाँ जा रहा है, फिर बी बताना राइट की लेफ्ट की ऊपर की नीचे, फिर सी बताना राइट की लेफ्ट की ऊपर की नीचे, फिर डी बताना राइट की लेफ्ट की ऊपर की नीचे। 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तू अल्पज्ञानी बन के आ गई एकांशी। अल्पज्ञानी नहीं बनना है अपन को सीखने का है। दिमाग में जो है सब ब्रेन वॉश कर दे, उसको क्लियर कर दे। अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर ऐसे सीख गई वेक्टर, तो फिर वेक्टर तेरे लिए कभी प्रॉब्लम बनने वाला नहीं है। अपन जबरदस्ती 4 जगह से पढ़ के दिमाग के अंदर कचरा नहीं रखेंगे मेरे बच्चे। अपन दिमाग को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। जो जीरो से सीखेगा वो हीरो बनेगा, है ना। हाँ, सॉरी वाली कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बस जीरो से सीखेगी तो हीरो बनेगी, और कुछ लेकर आएगी ना तो तू कंपेयर करती रहेगी बेटा, और कंपेयर करेगी तो अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर कैसे पढ़ेगी मुझसे, तो दिमाग में क्योंकि वही चीज चल रही है तो कंपेयर होगा, है ना। चलो, तुमने आंसर नहीं करा मगर, कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, राइट की लेफ्ट की नीचे की ऊपर, कहां जा रहा है हाथ, है ना। तो मैं बताता हूं मेरा हाथ कहां जा रहा है। मेरा हाथ जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पर कि भैया ये बंदा ऐसा है, ऐसे 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 जा रहा है, तो ये हाथ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा था। आपने ऊपर एक डायरेक्शन बनाई है ना, मैं बोलता नीचे जा रहा है। अगर बचपन से बोला जाता है ये नीचे है, तो अपन बोलते मेरा हाथ नीचे जा रहा है। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ऊपर जा रहा है, क्योंकि बचपन से सीखा है कि ये अप, ये डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट, यही सीखा है ना अपन ने। तो अगर भाई ये सीखा है, वैसे ही अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो अपने पास होते हैं, उन बेसिकली उन एक्सिस के लिए हमको यहां पर हर एक की डायरेक्शन के लिए हमको एक वेक्टर की जरूरत पड़ी। अब इसके नाम में समझो अगर यूनिट, तो अगर हम देखें तो बेसिकली मेरे लिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो जाए 1 यूनिटी, और डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली। तो अगर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है अपने पास कैप लगा देना, ए कैप, या फिर स्मॉल लेटर में लिख दो। तो अगर एक कैप लगा दिया तो वो यूनिट वेक्टर है, डंडा खींच दिया, बार लगा दिया तो वेक्टर है, और उसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दी तो क्या है फिर वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सो अब मेरे को नॉर्थ साउथ से क्या करने का, अभी मेरे को सिंपल रखने का है रे बच्चा। हाँ, तू चीजों को कॉम्प्लिकेट, पता है, तो अभी चीजों को ना कॉम्प्लिकेट कर रही है, और चीजों को जब तू कॉम्प्लिकेट करेगी ना, तो बाद में ना क्या होगा पता है, तू खुद के दिमाग में उलझ जाएगी। फिर क्या उलझेगी, अरे ऐसा वैसा, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए था, इसको वैसा नहीं करना चाहिए था। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कीप इट वेरी सिंपल। फिजिक्स बहुत सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे रोड है। और अगर तुमने इधर उधर आंखें मारी इधर उधर, तो ये जो हाईवे रोड पे तेज गाड़ी चलती है ना, ये गाड़ी पलट जाती है। तो इसीलिए अपन को बिल्कुल सिंपल सामने देखना है, स्ट्रेट सोचने का है, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करना है। अपने आप से यही बोलना है, फिजिक्स इज वेरी इजी एंड आई हैव टू सी ओनली सिंपल थिंग्स, आई हैव टू सी इन अ स्ट्रेट वे, आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। यस, हाँ, वी विल कीप इट वेरी सिंपल। नॉर्थ क्या साउथ, क्या नॉर्थ, लेफ्ट राइट अप डाउन, सीधी बात। वो जब डायरेक्शन आएगी तब सोचेंगे। तो अब अगर अपन यहां पर देखें तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन है। अब मेरे लिए वेक्टर यही खत्म हो गया जिस दिन मैंने आपसे ये कहा, अभी तक मैंने बोला नहीं था बट अब मैं बोल देता हूं, वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब अगर अपन देखें मैग्नीट्यूड हो चुका है 1, तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और अगर यूनिट वेक्टर बन गया तो यूनिट वेक्टर अपने पास मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, उसके पास 1। इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। यानी यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस हैं। सो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव ओनली एंड ओनली डायरेक्शन।
इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज दैट थिंग। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर है जिसके पास डायरेक्शन है, और अगर डायरेक्शन किसी को देनी है, अब मैं इसको उल्टा बोलता हूं और इसको बूटी बना के यहां पर याद करने के लिए भी तुमसे कहूंगा कि अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। फिर से सुनो, अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, ये आपके पास हो गया। अगर किसी को वेक्टर बनाना है तो उसमें यूनिट वेक्टर का आप मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से अपने पास फॉर्मूला भी बन गया। और यहां पर अगर अपन देखें तो यूनिट वेक्टर, अगर यहां इस फॉर्मूले से देखें तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी चीज को आप लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ऐसे, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो डंडा लगा के दो, इधर डंडे खींच दो, बट ऐसे भी मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास यूनिट वेक्टर का, वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पर एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, अब तीनों एक्सिस तो फिक्स हैं अपने, अब तीनों एक्सिस फिक्स हैं तो मैंने कहा ना, हमने बोल दिया दो जेंडर फिक्स हैं, तो एक बॉयज एक गर्ल्स, एक मेल एक फीमेल। तो वैसे ही हमारे पास यहां तीन एक्सिस फिक्स हैं, तो इन तीनों की डायरेक्शन भी फिक्स करना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। इन तीनों की डायरेक्शन को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं इसको फिक्स। तो हमने कहा कि भैया एक्स एक्सिस अगर है तो उसका जो अपने पास यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप। अगर कोई आपके पास वाई एक्सिस है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। अगर कोई आपके पास जेड एक्सिस है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा के कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप। अगर कहीं पर आई लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो चीज एक्स के अलोंग है, अगर कहीं पर वाई जे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वाई की तरफ है, अगर कहीं पर के लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो जेड डायरेक्शन की तरफ है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा वेलोसिटी इज 2 आई कैप, इसका क्या मतलब है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन यह है कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग भाग रहा है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, और ये जो फोर्स है इसमें 3 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग क्योंकि आई कैप लिखा हुआ है, और 4 न्यूटन है आपके पास कौन से एक्सिस के अलोंग? जेड एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहां पर हमारे पास जे लगा हुआ है। आपको आई जे के क्या है? अगर कहीं पर भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप आंख बंद करके याद आना चाहिए, वाई एक्सिस के लिए जे कैप याद आ जाना चाहिए, जेड एक्सिस के लिए के कैप बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए कि हां यही होने वाला है, और हमें अब याद हो चुका है। हमने, मेरे साथ बोलो जरा, फील करो इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, ये दिमाग के अंदर अपने रग रग के अंदर बैठ जाना चाहिए। और कैसे बैठ जाना चाहिए कि भैया आज के बाद कभी भी किसी भी चीज को अगर आपको वेक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को लेके आना पड़ेगा, और डायरेक्शन मतलब कौन सा वेक्टर होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो आज के बाद किसी को भी अगर तुम्हें वेक्टर बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना है? उसके अंदर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी ने कहा कि भैया मैं जा रहा हूं, सपोज करिए मैंने 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जेड एक्सिस के अलोंग, मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ 10 न्यूटन का फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 10 के कैप।
10 उसका मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि ये z एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन z एक्सिस आ रही है। सो f इज इक्वल टू 10 k कैप। यस और नो? यस और नो? यस सर, पक्की बात है, क्लियर है सर? तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गया। सो आपके पास फोर्स आ चुका है वेक्टर के फॉर्म में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप। बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि याद हो जाए, ताकि दिमाग के अंदर बैठ जाए, यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं। अगर किसी भी वेक्टर को आप देखो, टिंग 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 टिंग। ओके, चलिए, अगर आप किसी भी फॉर्मूले को देखो तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर, अगर ए वेक्टर लिख दोगे तो ये मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? ए वेक्टर को दो डंडों में लिख दो, या नॉर्मली ए लिख दो, इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए का कैप। तो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या निकल के आ गया? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपके पास। सो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये निकल के आ गया आपके पास क्या? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, सो टेंशन नॉट, ये अपना क्लियर हो चुका है। और अगर ये क्लियर हो चुका है तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है। अब अपने पास जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, है ना? अब अपन चल रहे हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए पोजीशन वेक्टर की तरफ चलते हैं भाई। पोजीशन वेक्टर क्या कहना चाहता है? ये बताएगा अपन को पोजीशन। क्या बताएगा ये बताने वाला है अपन को पोजीशन। अगर पोजीशन बताएगा तो कैसे बताएगा पोजीशन, वो देखो, समझो। अगर मेरे पास ये सपोज, अभी 2D की बात करते हैं पहले, फिर 3D पे चले जाएंगे। इन 2D अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। अगर x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, और ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये हो गया सपोज करिए a, b। तो अब आप क्या करते थे पहले के केस में? पहले आप ये करते थे कि जब भी किसी पॉइंट को लोकेट करना होता था तो पहले आप आते थे किस पे? पहले आप अपने आप को लेकर आते थे ए पॉइंट पर, फिर आप यहां लाते थे बी पर, फिर आप बी वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते थे, ए वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते थे। जहां पर ये मिलते थे उस पॉइंट को आप नाम दे देते थे कि भैया ये पॉइंट है ए कॉमा बी। ऐसे ही करते थे कोऑर्डिनेट कि ये x इज इक्वल टू ए है और यहां पर y इज इक्वल टू बी है। इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, जहां पर टकराया वो पॉइंट बन गया ए कॉमा बी। यस, ऐसे ही करते थे अपन पहले। अगर ऐसा ही करते थे तो आज भी वैसा ही करना है, मगर अब मैं आपको लिखने का तरीका बदलने की बात कर रहा हूं बस। अब आपसे अगर मैं कहूं कि अगर मुझे ये पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं एक वेक्टर से लोकेट करूंगा। और कहां से लोकेट करूंगा? ओरिजिन से लोकेट करूंगा। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट को ओरिजिन से जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस पॉइंट को ओरिजिन से जो लाइन ज्वाइन कर रही है और डायरेक्शन उस पॉइंट की तरफ, इसे हम कहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर एक लाइन है जो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और एरो किस तरफ है? उस पॉइंट की तरफ है। अब इसको लिखोगे कैसे? तो एक बात बताओ, x पर क्या वैल्यू है आपकी a और y पर वैल्यू क्या है आपकी b? तो भैया अभी सिखाया ना, x पर वैल्यू a तो मैग्नीट्यूड हो गया a और डायरेक्शन हो गई आई कैप, तो ए आई कैप, प्लस y पर मैग्नीट्यूड क्या है b और डायरेक्शन क्या होती है j, तो बी जे कैप। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 2,3 है, बताइए भाई इसका पोजीशन वेक्टर लिखकर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आने वाला है? इसका पोजीशन वेक्टर आने वाला है 2x पर है तो 2i प्लस 3j कैप। सो पोजीशन वेक्टर क्या है? एक लाइन vector which joins origin to that point and direction is towards the point, and direction is towards the point.
तो ये आपके पास जो आया निकलकर ये पोजीशन वेक्टर है, इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आध दो एग्जांपल्स और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तो तुमको थोड़ा और समझ में आ जाएगा पोजीशन वेक्टर की कहानी और अच्छे से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कहीं पर मैंने आपसे कहा 3,-4, बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं बच्चे। आप बोलते हो ना कि मुझे टाइम दो, मैंने आपको टाइम दिया, चलिए आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। Tell me what is the answer. यस, ओके, आपका आंसर आया मेरे पास। इट इज 3i-4j, बिल्कुल सही, सीख गए बच्चे, सीख गए। 3i-4j, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट। अब मैं यहां पर एक चीज और ऐड करता हूं ये तो तुम्हें समझ में आ गया एग्जाम्पल से। अब मैं यहां पर एक चीज और ऐड करता हूं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड क्या है? तो आपने ये कहा कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ। बिल्कुल आराम से समझना बेटे, गहरी सांस ले। मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ। तो अगर मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है तो इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ क्या होगी? तो अब एक बात बताओ, क्या आपको यहां पर ये ट्राइंगल दिख रहा है और ये वेक्टर है आपके पास, तो यही है ना इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये लेंथ। अब अगर ये लेंथ मैग्नीट्यूड है, यहां पर आपके पास b है, यहां पर आपके पास a है, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी आ जाएगी? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो गौर से, तो ये a है, ये b है, तो √a² + b², यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरे पास √a² + b² आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी नॉर्मल तरीके से। मगर अब मैं पेपर में बार बार ऐसे थोड़ी ना ट्राइंगल बना बना के ग्राफ बनाऊंगा, तो फिर क्या करूं मैं? तो मैंने यहां पर गौर से देखा कि इनमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है। आई का कोएफिशिएंट क्या है? a, जे का कोएफिशिएंट क्या है? b। तो आपके पास गौर से देखो, जो r आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये आ रहा है √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यानी कि मैंने इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में, यहां पर तो मैंने अभी मैग्नीट्यूड निकाला नहीं है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आने वाला है? √i का कोएफिशिएंट क्या है? 3 प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है? -4, इसका स्क्वायर। सो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा √25, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 5। दिस 5 इज द आंसर। ये आपके पास कैसे आया 5? ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया √i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इज इट क्लियर? वेरी नाइस एकांशी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे ये कहता हूं, अब देखिए जरा, इसको गौर से समझिए। अब मैंने आपसे कहा इस पोजीशन वेक्टर का, एक एक करके सारी चीजें कर रहे हैं अपन। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है? आपने कहा बाबा जी अल्फा, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल है। तो आप, अब इसको निकालने का एक सिंपल तरीका दे रहा हूं। आप जब भी आपको एंगल निकालना है, अब देखते जाइएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या आएगा? एंगल विथ एक्स एक्सिस आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, गौर से देखिए, मैं cos जानबूझ के ले रहा हूं, बताता हूं क्यों। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये बेस है a और हाइपोटेन्यूज है r, तो cos अल्फा आ जाएगा x/r। अगर मैं आपसे कहता कि मुझे चाहिए एंगल विथ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है? तो ये एंगल हो गया मेरे पास बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos बीटा इज इक्वल टू y/r। cos अल्फा इज a/x/r, x की जगह पर क्या है? a है, तो a/r। और y/r, y की वैल्यू क्या है? b है, तो b/r। तो ये आपके पास, अब अगर मैं यहां पर बोलता एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस
क्या आएगा भाई, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 5, 3/5। भाई आई का कोएफिशिएंट जो है वो ए है, एक्स है। और अगर मैं एंगल विथ वाई एक्सिस निकालूं, एंगल विथ वाई एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू -4 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज 3/5 एक्स का अपॉन मैग्नीट्यूड, और अपने पास एंगल विद वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 5। तो ये आपके पास एंगल विद एक्स एक्सिस आ गया, एंगल विद वाई एक्सिस आ गया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, सारी चीजें आपकी कैलकुलेट होके आ गई, दैट्स इट, पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया। 3D में भी कर लेंगे अपन इसको, साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा, अपन तो कॉस बीटा, अपन तो क्या है एंगल ले रहे हैं और हर एक का कॉस ले रहे हैं। कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब x के साथ चाहिए था तो x अपॉन आर, y के साथ चाहिए तो y अपॉन आर, z के साथ चाहिए होता तो क्या आता, कॉस गामा z अपॉन आर। अपन ने जनरलाइज कर लिया, इसको अपन कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यस, इसको अपन कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आपके पास कहानी खत्म हो गई, आपके पास प्रूव हो गया, दैट्स इट, टेंशन ही सॉल्व हो गई अपनी। और अपन ने अब 2D के अंदर तो पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया है, चलो गुड। अब अपन निकालेंगे क्या, एक मिनट मेरे बच्चे, कहां गया, एक मिनट। ओके चलो, तो ये तो क्लियर हो गया अपन को अब, है ना। अब 3D देखते हैं अपन। 3D में अगर मुझसे कहते ही है कि कैसे करना है भाई, तो अपन 3D में भी कर लेते हैं इसको क्लियर। 3D में इसको अपन कैसे करते वो बताता हूं। एक मिनट बेटे, अरे वापस आओ, चलो कोई बात नहीं। अरे क्या हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। अपन यहां पर देखें, अगर मैं पेज ऐड कर देता हूं, हाँ यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। अब देखना जरा गौर से, मैं यहां कर देता हूं। अब पोजीशन वेक्टर इन 3D, पोजीशन वेक्टर इन 3D। अभी अपन ने 2D की बात करी थी, अब 2D के बाद अगर अपन पोजीशन वेक्टर की बात करें तो 2D के बाद 3D में भी अपन के पास पोजीशन वेक्टर की आ जाएगी बात। अब 3D में कैसे आ जाएगा, तो भाई 3D के लिए ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y, ये हो गया z। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k कैप। तो अगर अपन यहां पर समझें, तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक पॉइंट है a, b, c, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर इसका पोजीशन वेक्टर आने वाला है वही ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, क्या आएगा बेटा,
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये आपके पास आ गया है पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर आ गया, ए के साथ आई, एक्स वाले के साथ आई, वाई वाले के साथ जे और जेड वाले के साथ के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। यही सिखाया मैंने, यही सिखाया मैंने, यस और नो, यही सिखाया मैंने। अब अगर ये सिखाया और अगर मैं अब आपसे बोलता हूं कि एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल आएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल आने वाला है भाई, इसका एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल आने वाला है कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, आई का कोएफिशिएंट क्या है, ए अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है, आई का जो भी कोएफिशिएंट है वो एक्स है। अगर मैं आपसे बात करता हूं एंगल विद वाई एक्सिस, वो क्या आने वाला है, कॉस बीटा, अभी सिखाया था y अपॉन आर, वाई की जगह पर कौन है b, तो b अपॉन आर। अगर मैं आपसे कहता कि एंगल विथ z एक्सिस बताइए, एंगल विथ z एक्सिस, तो क्या आता, एंगल विथ z एक्सिस हो जाता cos गामा इज इक्वल टू z, z की जगह पर कौन है c, c बाय आर। क्लियर है बेटा, वही उसी चीज को जनरलाइज किया है अपन ने, जो अपन ने अभी पढ़ी थी उसी चीज को जनरलाइज किया है। ये वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद फिर एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स वाले कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये अपने पास एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारा क्लियर हो गया। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। इसके बाद अगर अपन लोग और आगे बढ़े, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ी सी हाथ खुल जाएंगे अपने, है ना। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कि भैया मेरे पास है 2, -1, 2, सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर लिखकर दिखाओ। चलो, तुम हर बार बोलते हो कि बाबा आप टाइम नहीं देते हो, टाइम दे दिया, 1 मिनट दिया पूरा, इस 1 मिनट में मुझे वो आंसर चाहिए जल्दी से। निकालो भाई आंसर। आर का इंतजार कर रहा हूं मैं पहले। ओके चलो, तो अगर सबसे पहले देखें तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अपने पास एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, जेड वाले के साथ के कैप, तो 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये अपने पास बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश एकांशी, देर आई दुरुस्त आई, मगर आंसर तो निकाल लाई। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताइए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अपना कितना, 4 + 1 + 4, अंडर रूट 9 यानी कि 3। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल आने वाला है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा, एक्स का, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 3, मतलब आर मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर होता तो पोजीशन वेक्टर होता। अंडर रूट 7 क्यों आया, अंडर रूट 9 आया ना बच्चे, अंडर रूट 9 आया ना, अंडर रूट 9 का रूट 3 आया ना, है ना। अगर एंगल विद वाई एक्सिस देखते तो
कॉस बीटा, x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है -1 अपॉन r क्या है 3, एंगल विथ z एक्सिस कॉस गामा, z की वैल्यू क्या है 2, r की वैल्यू क्या है 3, कॉस गामा इज 2/3 z by r. सो एंगल विथ x एक्सिस, एंगल विथ y एक्सिस, एंगल विथ z एक्सिस, आपने हर एक का कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों का निकाल दिया, r भी निकाल दिया. अब ये चीज जो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे क्या हो गया, कोई बात नहीं, उसमें सॉरी वाली क्या बात है, हो गया हो गया, प्रैक्टिस कर रहे थे अपन, तो सीख रहे थे, सीख लिए, है ना. चलो, तो ये अपने पास आ गया. और थोड़ा सा हाथ खोल लें क्या, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद अपन फिर वेक्टर एडिशन की तरफ चलेंगे, है ना. तो अपन एक और हाथ थोड़ा सा और खोल लेते हैं. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं. लेट अस से कि दिस इज 3,0,4. जरा जल्दी से मुझे एंगल विथ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और r पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें बताओ जरा जल्दी से मुझे, क्विकली. मैं वेट कर रहा हूं आंसर का. आ गया. ओके, आ गया आंसर, नहीं आया. हाँ, कुछ कुछ आया तो है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. आर वेक्टर आ जाएगा आपके पास 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप. आर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25. अंडर रूट 25 इज बेसिकली 5. एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस अगर अपन देखें, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 3 बाय मैग्नीट्यूड 5. एंगल विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल देखें तो कॉस बीटा, वाई का कोएफिशिएंट 0 अपॉन 5. कॉस 0 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है, तो थीटा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई. एंगल विथ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे तो क्या आएगा, कॉस गामा. कॉस गामा क्या होता है अपने पास, कॉस गामा होता है अपने पास z विच इज 4 अपॉन 5. तो ये आपके पास आ गया कॉस गामा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, और आपके पास r निकल के आ गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड निकल के आ गया. दैट्स इट. ये आपके पास फाइनली पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया 3D में. हमने उसकी सारी चीजें पढ़ भी ली. वेरी नाइस. चलिए, बहुत अच्छा हुआ ये. अब अगर अपन देखें यहां पर, तो हमने अभी जो बात करी, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं और वो है वेक्टर का एडिशन. वेक्टर एडिशन के लिए अब अभी तक अपन ने जो बात करी पोजीशन वेक्टर तक की थी, अब अपन को वेक्टर का एडिशन करना है, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करना है. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर i j k के फॉर्म में, तो i वाले को i से ऐड कर दूंगा, j वाले को j से ऐड कर दूंगा, k वाले को k से ऐड कर दूंगा. अभी मैंने को क्या बोला, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, है ना, और अच्छे से आएगा. बट अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भैया मुझे वेक्टर को ऐड करना है, और मेरे पास अगर लॉ देखा जाए तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में मेरे पास ट्राइंगल लॉ है एक, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ,
और तीसरी चीज मेरे पास क्या है, मेरे पास है पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ क्या कहता है, एक एक करके अपन को सबको पढ़ना है। बट बेसिकली वेक्टर एडिशन के लिए ये 3 रूल्स हैं जिन पर अपन को चर्चा करनी है। बिल्कुल सही निकाला था एकांशी तूने, वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। चलिए अब अगर अपन देखें यहां पर तो अपने पास ट्राइंगल लॉ की अगर अपन बात करें तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है बेसिकली। सो ट्राइंगल लॉ एक्चुअली में हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर, जिसे मुझे ऐड करना है ए के साथ। दिस इज माय बी वेक्टर, इसे मुझे ऐड करना है ए वेक्टर के साथ। ठीक, अब जब मुझे इसको ऐड करना है तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका यह है कि ये हमारे पास है हेड और ये हमारे पास है टेल। तो एक के हेड को दूसरे के टेल के साथ ऐसे अरेंज करो ताकि ये दो ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे और ये इसी तरह से ऑर्डर अरेंज होना चाहिए, एक का हेड दूसरे का टेल, मतलब कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर का मतलब समझाऊं अगर तुमको, तो बेसिकली ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अरे यार इसको क्या हो गया, हाँ, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब डायरेक्शन सेम हो वो जरूरी नहीं है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भैया एक का टेल, एक का हेड दूसरे के टेल से, एक का हेड दूसरे के टेल से, मतलब कि तुम सब के सब एक लाइन में लगे हुए हो तो वो ऑर्डर में अरेंज हो। मगर अगर तुम सर्कल भी बनाए हुए हो, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे घूमते जा रहे हैं, खड़े हैं मगर एक के पीछे एक ऐसे खड़े, एक फिर उसके पीछे एक और, फिर एक के उसके पीछे एक और, मतलब सबका डायरेक्शन देखने का जो है वो ऑर्डर जो है वो सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं सेम ऑर्डर में। एक का टेल दूसरे के हेड से, एक का हेड दूसरे के टेल से, एक का हेड दूसरे के टेल से, इस तरह से अरेंज है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर में। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, जैसे ये आपके पास हो गया ए वेक्टर, ये देखो, और ये आपके पास हो गया, आपने इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में हैं, वही टेल हेड वाला ऑर्डर। तो जो क्लोजिंग साइड होती है उस ट्राइंगल की, जो क्लोजिंग साइड होती है उस ट्राइंगल की अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज ट्राइंगल लॉ? Triangle law states that the resultant of two, if you want to calculate the resultant of two vectors, then it states that arrange the two vector in order representing the two sides of a triangle both in magnitude and direction, then the third side of the triangle taken in opposite order will represent the resultant of those two vectors both in magnitude and direction। अच्छी भाषा, साधारण भाषा में समझाता हूं कि अगर दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में ऑर्डर में लेकर ट्राइंगल की दो साइड्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होती है ट्राइंगल की ऑपोजिट ऑर्डर में, देखो ऑर्डर ऐसा चल रहा था मगर ये ऑपोजिट है, उसका उल्टा है, इधर इसका हेड इसके हेड से ही कनेक्ट हो गया ऑपोजिट ऑर्डर में, तो वो उन दोनों का रिजल्टेंट शो करती है। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर मेरे बच्चे? यस और नो? हाँ या ना? दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक, इस पर अपन अभी चर्चा करने वाले हैं, चर्चा अपन अगली कक्षा में इस पर बहुत ज्यादा करेंगे, ट्यूसडे के दिन आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स में। अभी जो आपको शीट मिलेगी उस शीट के कुछ क्वेश्चंस एडिशन पर बेस्ड हैं, डोंट वरी, वो अभी आपसे पूरी नहीं बन पाए तो टेंशन नहीं लेने का उसका, ठीक है, बिल्कुल बिंदास रहो। और अब अपन चलते हैं आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं वो आपके लिए ये है कि अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर and direction of a vector plus b vector। आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है और a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। एंड वी ऑल नो कि जब डायरेक्शन निकालनी होती है तो यूनिट वेक्टर निकालना होता है। अब इस पे दिमाग लगाना,
अभी आराम से इसको देख लो, है ना, लिख लो इस क्वेश्चन को और इस पर अच्छे से दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने के बाद फिर इसको मुझे सॉल्व करके जरूर बताना। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अपन अपनी अगली कक्षा में, वो होगी अपनी ट्यूसडे के दिन। तो मिलते हैं ट्यूसडे, तब तक पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट आए तो मुझसे शेयर जरूर करो, हम आपके डाउट जरूर 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 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। हैव अ नाइस बच्चा कुछ डे। जय हिंद, जय भारत एंड जय हो।